नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। सोमवार को 3 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया। कोरोना वैक्सीन को अनुमति के बाद जिले में स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन देने को लेकर हुआ तैयार। 7 तारीख को दी जाएगी मॉक ड्रिल। ग्राम सचिव के पेपर के लिए चलाई जाएंगी एक्स्ट्रा बसेस। विद्यानगर के लोग परेशान हैं मंदिर के पुजारियों से। मंदिर का कुछ हिस्सा भी बताया अवैध। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा बनाए जा रहे हैं कार्ड। सीवरेज की समस्या को लेकर कोयला भट्टी के क्षेत्रवासियों ने की नारेबाजी। ना रखिए जीवन जीने को है मजबूर। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को भिवानी में 3 कोरोना के मरीजों के ठीक होने के बाद ठीक होने वालों की संख्या 6081 हो गई है। वहीं सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि 37 एक्टिव केस के बाद जिले में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 6259 हो गई है। जिले में सोमवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया। वहीं जिले में सोमवार को 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। अब तक जिले में कुल 6259 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 6081 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 37 एक्टिव केसेस हैं और खबर लिखे जाने तक सोमवार को जिले से 1060 सैंपल भी लिए जा चुके थे। भारत सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन मिलने के बाद भिवानी में 7 जनवरी को की जाएगी मॉक ड्रिल। यह कहना है भिवानी के सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत का। उन्होंने बताया कि गांव व शहर दोनों ही जगहों पर ड्राई रन रखते हुए मॉक ड्रिल की जाएगी ताकि लोगों को इसका पता चल सके। भारत सरकार द्वारा दी गई कोरोना वैक्सीन को अनुमति के बाद भिवानी स्वास्थ्य विभाग कोरोना वैक्सीन देने को लेकर अलर्ट पर है। आपको बता दें कि इस वैक्सीन को देने के लिए भिवानी स्वास्थ्य विभाग 7 तारीख को एक मॉक ड्रिल करेगा। इस मॉक ड्रिल के दौरान 3 कैंप बनाए जाएंगे, जिनके तहत 1 कैंप भिवानी जिले में और 2 कैंप ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन व्यक्ति को देने के लिए हर कैंप में 4 कमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। सामान्य अस्पताल के सीएमओ सपना गहलावत ने बताया कि पहले रूम में कोरोना के सभी नियमों का पालन किया जाएगा और सभी वैक्सीन लेने वाले व्यक्तियों को सनराइज टेम्परेचर चेक किया जाएगा। दूसरे रूम में सभी व्यक्तियों का हेल्थ चेकअप होगा। उसके बाद तीसरे डॉक्टर चेकअप के बाद वैक्सीन का इंजेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद चौथे रूम में वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति को 1 घंटे के लिए रूम में रखा जाएगा ताकि वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति पर वैक्सीन का कोई एलर्जी अटैक ना हो। अगर व्यक्ति को ये इफेक्ट होता है तो उसे स्वास्थ्य जांच में रखा जाएगा और 1 घंटे तक एक भी व्यक्ति को वैक्सीन लेने के बाद कोई एलर्जी नहीं होती तो उसे घर भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से जिले में कोरोना वैक्सीन देने को लेकर स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी तैयारी पर है। तारीख को ड्राई रन रखा गया है कोविड वैक्सीन के लिए। इसमें बिल्कुल उसी तरह से मॉक ड्रिल की जाएगी जैसे जब वैक्सीनेशन होएगी असल में, वैसे उसको देखने के लिए, परखने के लिए कि हम उसको कितने अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। ये हर डिस्ट्रिक्ट में 3 जगह सेशन साइट सिलेक्ट की गई हैं और हमारे यहाँ पे 1 अर्बन 2 रूरल साइट सिलेक्ट हुई हैं। जूही पीएचसी में, लोहारू में और अर्बन एरिया में हमने सामने ही जो सिविल हॉस्पिटल के सामने गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल है उसमें रखा गया है। 7 तारीख को इसमें जो है हर सेशन साइट्स में 25 बेनिफिशरीज़ को आज मैसेज चले जाएंगे और हर साइट पे 25 बेनिफिशरीज़ अपने हिसाब से आएंगे सेशन साइट पे। वहाँ पे 3 रूम्स सेटअप का किया गया है, जिसमें सबसे पहले पेशेंट जो है उसका वेटिंग एरिया में उसका अरेंजमेंट होगा, उसका हैंड सैनिटेशन और उसको कोविड जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने के लिए बोले जाएंगे। मास्क लगाना, हैंड वॉश करना
और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। सेकेंड रूम में उनका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन और ये सब होने के बाद में और ऐप में उसका ओके करके फिर उसको वैक्सीनेशन रूम में एंट्री मिलेगी। वैक्सीनेशन साइट पे जो हमारा वैक्सीनेटर होगा वो उसको फिर से वेरीफाई करके कि चेक करके सारी उसकी फॉर्मेलिटीज़ और उसकी वैक्सीनेशन की जाएगी और उसके बाद में उसको ऑब्जर्वेशन रूम में भेजा जाएगा, जहाँ पे हर बेनिफिशरी को एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। वहाँ पे हमारा हेल्थ स्टाफ होएगा उसके देख रेख के लिए। अगर किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसके लिए हमने एक AEFI किट तैयार की हुई है जो इमरजेंसी ड्रग्स जिसमें रहती हैं और वहीं पर ही एक इमरजेंसी रूम भी बनाया जाएगा जहाँ पे पेशेंट का शॉर्ट एग्जामिनेशन वगैरह किया जा सकता है। हाफ एन आवर के बाद अगर उसको किसी वैक्सीन लेने वाले को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है तो उसको घर जाने की इजाज़त है, फिर वो अपने घर जा सकते हैं। वैक्सीन लगने के बाद में एक SMS जनरेट होगा जो बेनिफिशियरी के पास पहुंचाया जाएगा और कि उसको वैक्सीन लग गई है। ये वैक्सीन जो है ये 2 डोजेस का कोर्स है इसका। फर्स्ट डोज़ के 4 हफ्ते बाद में सेकेंड डोज इसकी लगनी है। सेकेंड डोज़ लगने के बाद में एक दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के द्वारा इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा मोबाइल पे ही कि आपकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। नगर परिषद भिवानी द्वारा कूड़े से बनाया जाएगा विशेष मेटल, बढ़ेगी नगर परिषद की आमदनी, यह कहना है नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव का। वहीं उन्होंने बताया कि इसके लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। शहर के दादरी रोड पर कचरा प्रबंधन स्थल पर करोड़ों रुपए कीमत की प्लास्टिक, लोहा, पीतल, तांबा आदि की वस्तुएं पड़ी हुई हैं, जिन्हें अब शहर से निकालने वाले कचरे से वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से अलग किया जाएगा। इसका टेंडर एक कंपनी को भी दिया गया है। इस पर सरकार की तरफ से 8 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी और कंपनी जरूरी में पोस्ट कूड़ा कचरा प्रबंधन स्थल पर प्लांट स्थापित करेगी। नगरवासियों को नए साल में खुले में पड़े शहर के कचरे से निजात मिलेगा। कचरे से वस्तुएं अलग करने के लिए प्लान बनाया जाएगा। शहर से निकलने वाले कचरे को वर्षों से कूड़ा कचरा प्रबंधन स्तर पर खुले में डाला जा रहा है और यहाँ से ये हवा के साथ आसपास शहर में भी फैलता है। कई बार तो पूरा कचरा रोड पर ही आ जाता है। कचरे के निस्तारण न होने से कई कर्मचारी भी परेशान हैं। कूड़ा प्रबंधन स्थल पर कचरे में पड़ी वस्तुएं अलग करने के लिए मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे कूड़े में पड़ी पॉलीथीन समेत प्लास्टिक की सभी वस्तुओं को अलग किया जाएगा। इसी तरह से कूड़े में पड़े लोहे, तांबे आदि वस्तुओं को अलग किया जाएगा। इसके बाद प्लास्टिक और धातुओं की वस्तुओं की वॉशिंग कर इन्हें बेचा जाएगा और इस आय से नगर परिषद नगर में विकास कार्य कराएगी। पहले भिवानी की तरफ के ऊपर पूरे हरियाणा के अंदर यह हुआ। जब मैं प्रधान बना था तो मैंने कूड़े का निस्तारण के लिए सोचा था कि हमारे 30 सालों से जो कचरा गिर रहा है उस कचरे को साफ करवाने के लिए हमने गवर्नमेंट को लेटर लिखा था कि आप फंड अलॉट करिए। गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि अकेले भिवानी में नहीं, हर शहर में समस्या है, तो गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि पूरे हरियाणा के अंदर जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर कचरा एकत्रित है उन सभी शहरों में यह कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। भिवानी के अंदर इसकी कीमत है 10 करोड़ 91 लाख रुपये का टेंडर अभी लगाया है, जो 10 करोड़ 91 लाख की लागत से इस कूड़े को 6 महीने के अंदर अंदर वो पूरा निस्तारण कर देंगे। वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट अलग कर देंगे, खाद अलग कर देंगे और इस भूमि को जो हमारी नगर परिषद की भूमि है इसको एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में डेवलप करके दे देंगे। तो यह प्रोजेक्ट हमने 2 साल पहले शुरू किया था। प्रक्रिया होने में तो डिले हो जाती है, लेकिन अब यह मूल रूप से काम शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल में अब 10 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि सारी प्रक्रिया इसकी पूरी हो चुकी है। हेड ऑफिस में अब डॉक्यूमेंट गए हुए, हेड ऑफिस से जैसे ही परमिशन आ जाती है हम काम शुरू करवा देंगे। इससे लोगों को फ़ायदा क्या होगा? इससे लोगों को जिस प्रकार इस कूड़े के अंदर आग लग जाती है, 30 साल पहले का यह कूड़ा गिरने लग रहा है, आपको पता है शहर की सुंदरता को यही खराब कर रहा है, तो आग लग जाता है, धुआं उड़ता रहता है। इसमें मीथेन गैस और गैस ऑटोमेटिक बन करके, क्योंकि गिला कूड़ा और सूखा कूड़ा और CND वेस्ट और ये कंप्यूटर बल्ब सब कुछ कांच उसके अंदर जो फेंकते हैं, गिला और सूखा होने के कारण इसमें गैस बन जाती है और पूरा यह हमारे भूमि का भी जल स्रोत है, जो भूमि का जो जल है उसको भी यह दूषित करता है और इन्वायरमेंट को पूरा ही दूषित करता है। तो इसलिए यह बहुत ही अच्छी सोच है कि अगर ये हमारा साफ हो गया तो हमारा भिवानी शहर बिल्कुल स्वच्छ और साफ हो जाएगा। और मेरी आगे लोगों से भी प्रार्थना है कि गीला कूड़ा अलग दे और सूखा कूड़ा अलग दे। जब भी आपके पास कचरे वाला या रेड ऑटो टिपर वाला आता है तो उसको गीला कूड़ा अलग करके दे, क्योंकि गीला कूड़ा ताकि हम ये पशुओं को डाल सकें और उसको खाद बनवा सकें, और सूखा कूड़ा अलग डालेंगे ताकि उसको सेग्रीगेट हो जाएगा, हमारे को आसानी रहेगी। तो मेरी सभी शहरवासियों से प्रार्थना है गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करके दें,
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूरे हरियाणा में 9 व 10 जनवरी को आयोजित की जाने वाली ग्राम सचिव परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज विभाग चलाएगा अतिरिक्त बसें। यह कहना हरियाणा रोडवेज भिवानी के महाप्रबंधक गुलाब सिंह दूहन का। वहीं उन्होंने बताया कि इसके लिए उनके विभाग द्वारा बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। अधिक जानकारी देते हुए गुलाब सिंह धुवन ने बताया कि 9 और 10 तारीख को ग्राम सचिव के पेपर है, इसलिए हरियाणा रोडवेज की बसों की पूरी तैयारी कर रखी है। जो उनकी बसें चलती हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा बसेस भी चलाई जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बरसात और फोग के मौसम को लेकर बसों में फोग लाइट का भी प्रबंध है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बसें किलोमीटर बेस पर चल रही हैं उनकी भी शिकायतें उनके पास आई है और उन लोगों को चेतावनी भी दे चुके हैं। जो ड्राइवर यहाँ पर फिक्स हैं और जिनके लाइसेंस दिखाए जा रहे हैं वही ड्राइवर बस को चलाएंगे, वरना परमिट कैंसिल कर दिए जाएंगे और इसकी सज़ा भी दी जाएगी। जैसे हमारे यहाँ के बच्चों का पता लगा कि यहाँ के बच्चों के सिरसा वालों के यहाँ पे हैं, तो उसके मुताबिक हमने एडजस्टमेंट कर रखी है। हमारी ऑलरेडी 2 बसें सुबह जाती हैं, हमने 5 बसें और एक्स्ट्रा स्पेयर में खड़ी कर दी हैं। सवारी जैसी भी आएंगी हम उनको बिठा के भेज देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। परिवहन विभाग ने अपनी कमर कस रखी अच्छे से उसके लिए, किसी पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपनी जो बसें चल रही है, डीसी साहब के भी आदेश थे और हमारे डीजी और पीएसटी महोदय जी के भी आदेश थे कि भाई इसके बाद अपना सतर्क रहना। और हमने अभी भी जैसे ये टेस्ट थे इसमें भी हमने लगा रखी थी, हमने 3-3, 4-4 बसें एक्स्ट्रा लगा रखी थी, लेकिन सवारी नहीं आई, एक भी सवारी तो नहीं आई। कोई हमने वहाँ जाना नहीं, हमारी एक्स्ट्रा 5 गाड़ी खड़ी रही, लेकिन हमने तो अपनी तैयारी पूरी रखनी है। तो 2 बसें तो हमारी ऑलरेडी जाती हैं, एक 5 बजे जाती है, एक 5:30, 6 बजे के आसपास जाती है। तो उसको हम उसी के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। जिस दिन सवारी होंगी तो हम उसकी तरफ भेज देंगे। 5 के हमारी गाड़ी बहुत खड़ी है, जितनी की आवश्यकता पड़ेगी हम उतनी भेज देंगे। हमने रिफ्लेक्टर लगा रखे हैं, कोई भी गाड़ी ऐसी है जिसमें हमारा रिफ्लेक्टर ना लगा हुआ, आगे भी और पीछे भी, और साइड में भी पट्टी पूरी कर रखी है हमने। कोई भी गाड़ी हमारी ऐसी नहीं है जिसमें रिफ्लेक्टर ना लगा हुआ। दूसरी बात फॉग लाइट की, फॉग लाइट के अंदर भी हमने अरेंजमेंट कर रखा है। नीचे जो हेडलाइट होती है उनसे नीचे 2 लाइट हैं लगी हुई है, वो जैसे भी धूप बढ़ती है वो ऑन कर देते हैं, वो पीली हो जाती है अपने आप ही। अगर जिसने ये छापा है ना अखबार में भाई फॉग लाइट नहीं है, वो पट्टी नहीं है, हमारी कोई भी गाड़ी दिखाओ, हमारे को हर गाड़ी में लगा हुआ है। इनको पता ही नहीं है भाई फॉग लाइट क्या होती है। फॉग लाइट नीचे जो हेडलाइट से नीचे लगा एक्स्ट्रा लगा रखे हमने 2। कोविड-19 के चलते विद्यार्थियों की घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन उनकी शिक्षा में विद्यानगर स्थित मंदिर अत्यंत परेशानी का कारण बनता जा रहा है। विद्यानगर वासियों ने बताया कि मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर्स के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में परेशानी हो रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि एक तो ये मंदिर अवैध रूप से चल रहा है और दूसरा इस मंदिर में यहाँ के लोग स्पीकर बहुत जोर से बजाते हैं जो कि लोगों को परेशानी देता है। उन्होंने कहा कि यहाँ हार्ट के पेशेंट भी हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं, लेकिन जब उनको रोकने के लिए वो लोग जाते हैं तो उनके साथ झगड़ा भी किया जाता है। जो इनकी शिकायत करते हैं वो लोग उनके घर जाकर लड़ाई झगड़ा तक कर देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन को इसके बारे में लेटर भी लिखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि उनकी इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। पूरे जो नियर बाय लोकेलिटी है, हर एक आदमी हर घर से यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये जो मंदिर है, ये पहली बात तो मंदिर वाला इसका एक भी काम नहीं है। सारे पड़ोसी चाहते हैं अगर ये मंदिर है तो गली में कुछ भी ना हो, और अगर ये मंदिर है तो सब ये खुला रहे 24 घंटे। जैसे हमारा एक और मंदिर है जो कि 100-200 मीटर दूर है। पहली बात तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर लाउड स्पीकर बजता है, ना इसका कोई टाइम है, सुबह शाम ये कभी भी शुरू हो जाता है। इसकी कंप्लेन हम पुलिस में दे चुके हैं, जिसके डायरी नंबर है। इसके बाद नगर पालिका में दे चुके हैं, उसके बाद एसडीएम को दे चुके हैं, सीओ विंडो पर भी लगा चुके हैं। सभी के हस्ताक्षर हैं, हर एक घरवाले के, कोई घरवाला बचता नहीं है। आज सारे यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा हमारा प्रशासन काम कैसे कर रहा है, जब एक प्रक्रिया है उसके तहत कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। परेशानी खूब से, न तो सौन दी और बेमार आदमी न मारे बालका पढ़न दी, न फोन सुनन दी, और कहना हो जी हमने मारण बचे से और गाड़ का हमने बना रखो। मरी तो गाड़ी आओ जी भी उल्टी मुड़ के रिंडली गाड़ में का से क्यों आओ मारो गाड़ी हो क्या नहीं रजिस्ट्री करवा रखी सा घर के आप गाड़ के
और अब भी दिक्कत है जी। ये दिक्कत है, बीपी की मरीज हूँ, हार्ट की मरीज हूँ, ना सोन दी सारी रात और बोलना आने के लिए कहूँगा काम तो करांगा अड़को मर्द तो बोले भी कौन जा और ना हमने नींद आवा ना हमने छोड़ दिया। हमारे बहुत दिक्कत से है, हमने तो अड़ बैठ के मारी हम तो बैठ के मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी मनजीत कुमार सीआरपीएफ में जेएंड के में नौकरी करता हूँ। छोटा भाई है वो भी मेरा सीआरपीएफ में है। इन्होंने इतना गदर मचाया हुआ है इधर, इनको इतनी लाउडली आवाज़ में स्पीकर बजाते हैं। रात को 12-12 बजे तक इधर स्पीकर बजता है और इनको बोलते हैं तो बोलते हैं कि मंदिर का काम मंदिर में तो ऐसे ही बजेगा। ठीक है, हमारे घर पे अकेली लेडी रहती है, कोई जेंट्स नहीं रहता। हम देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, देश की रक्षा करने के बावजूद प्रशासन में ये एसपी को एप्लीकेशन दिया है, एक एप्लीकेशन हमने नगर पालिका में दिया, एक एप्लीकेशन सी विंडो में दिया, इसका प्रूफ है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन महोदय से मेरा अनुरोध है कि हम देश की रक्षा करते हैं तो हमारे परिवार इधर सुरक्षित क्यों नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ। इसका प्रूफ मेरे पास है लेकिन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि सभी यहाँ गलीवासी हैं, सब परेशानी से, ये कोई मंदिर नहीं है, ये मंदिर की बजाय यहाँ ढोंग सारा। जो भी कोई सदस्य यहाँ पर बोलता है उनको घर पे जाके धमकी दी जाते हैं और हम बार बार प्रशासन से मांग कर सके हैं, पुलिस से भी कार्रवाई करवाई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आई थी मैं एकदम आड़ पोता 10-12 साल का 6 साल का आड़ पोता गुजरा था। मैं कहा अच्छा कुछ है बोलन गई तो मेरा अगले दिन 3 लोग आई गई घर पर पीटनो तो छुटवा दी ना तो पीटने के लिए गई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों व बीपीएल कार्ड धारकों के लिए बनाए जा रहे हैं आयुष्मान कार्ड। यह कहना है नोडल अधिकारी डॉक्टर आशीष सांगवान का। वहीं उन्होंने बताया कि इस कार्ड के माध्यम से एक मरीज व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकेगा। आयुष्मान भारत योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जिसका उद्देश्य आयुष्मान कार्ड धारक को प्रति वर्ष 5 लाख तक की बीमारी का मुफ्त इलाज मिलता है। नोडल अधिकारी डॉक्टर आशीष सांगवान ने बताया कि भिवानी जिले में कुल 68,543 परिवारों के 4,14,832 लाभार्थी हैं जो कि इस योजना का लाभ उठाएंगे, जिसमें से कुछ शहरी परिवार हैं और ग्रामीण परिवार भी शामिल हैं। 2,411 लाभार्थियों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि बचे हुए लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए आशा वर्कर और स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाकर अपना स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में सक्षम हो और इस योजना का फायदा उठा सके। वहीं सिविल सर्जन ने जिले वासियों से भी अपील की है कि जिस भी व्यक्ति का नाम इस लिस्ट में शामिल है वो अपना कार्ड विभाग द्वारा जिले में अलग अलग स्वास्थ्य सेंटर्स पर जाकर बनवा सकते हैं और आयुष्मान भारत योजना की संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आशीष, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो बेनिफिशियरी लिस्ट है हमारी, उसके अंदर पर फैमिली को 1 साल के अंदर 5 लाख का जो बीमा भारत सरकार ने प्रोवाइड किया गया है उसके रिगार्डिंग आयुष्मान भारत की स्कीम है। इसके अंदर मैक्सिमम हमें जो गोल्डन कार्ड जनरेट करने हैं वही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि अगर कार्ड ही जनरेट नहीं होंगे तो बेनिफिशियरी को उसका कोई भी आउटकम मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके अंदर मैक्सिमम हमारी कोशिश रहेगी कि हमें कोऑर्डिनेशन चाहिएगा पंचायती राज से, ग्राम सचिव जो हैं, जो हमारे सरपंच हैं, पंच हैं और जो भी प्रोमिनेंट लीडर हैं हमारे विलेज लेवल के ऊपर। ये लिस्ट उनके साथ हमने शेयर कर दी है, 2011 के सेंसस के आधार पे है। तो उनकी साइड से हमें अगर कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा तो मैक्सिमम हमारे जो कार्ड्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे और बेनिफिशरीज उसके हिसाब से जो हमारी 2011 की सेंसस की लिस्ट है उससे हमारे गोल्डन कार्ड जनरेट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। देखिए, अभी कोविड-19 महामारी के समय पे कैंप लगाने के लिए तो हमें कोई आदेश प्राप्त हुए नहीं है, तो कैंप ना लगा के हम हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं वहाँ पे हम कार्ड जनरेट करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ ही हमारे पास 14 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कि आयुष्मान भारत एम्पेंडल्ड हैं और 12 हमारी खुद की संस्थाएं हैं जो CHC हैं और SDH हैं। वहाँ पे हम कार्ड जनरेट, हमारा जो गोल्डन कार्ड जनरेशन है वो हम वहाँ पे करवा सकते हैं इजीली। गोल्डन कार्ड जनरेशन के अंदर जो हमारे बेनिफिशियरी हैं उसकी लिस्ट हमने, जो विलेज वाइज लिस्ट है वो हमने शेयर कर दी है। जो कॉमन सर्विस सेंटर है हमारे CHC वो हर एक गाँव में है और वहाँ पे VLE हैं जो कि गोल्डन कार्ड जनरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। कोई भी बेनिफिशियरी वहाँ पे जाके अपना गोल्डन कार्ड बनवा सकता है। वहीं मैं अगर ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ अर्बन की बात करूं तो यहाँ पे भी हमारा जो सिविल हॉस्पिटल भिवानी है वहाँ पे हमने एक डेस्क बना रखा है इसी के रिगार्डिंग,
तो किसी भी बेनिफिशियरी को लगे कि हमारा लिस्ट में नाम है या नहीं है तो वो यहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं। हनुमान गेट के निकट कोयला भट्टी के क्षेत्रवासियों ने सीवरेज ब्लॉकेज व ओवरफ्लो की समस्या को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्षेत्रवासियों ने बताया कि संबंधित विभाग की अनदेखी व लापरवाही के कारण उन्हें नरकीय जीवन व्यतीत करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हनुमान गेट कोयला भट्टी के क्षेत्रवासी पिछले कई दिनों से सीवरेज की समस्या से परेशान हैं। सीवरेज ब्लॉक होने के कारण यहां सीवरेज का पानी घरों के अंदर घुस जाता है और क्षेत्रवासी घरों से निकलने पर मजबूर हो गए हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कई बार इस समस्या की लिखित में शिकायत जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उनका कहना था कि घरों में सीवरेज का गंदा पानी जमा हो जाने के कारण घरों में रहने और खाना बनाने में बड़ी समस्या हो रही है। बच्चे बीमार होने लगे हैं और बीमारियां फैलने का डर लगातार बना रहता है, लेकिन विभाग कोई सुध नहीं ले रहा। उन्होंने जिला प्रशासन से कई बार गुहार लगाई कि सीवरेज लाइन ठीक कराई जाए और नई सीवरेज लाइन डलवाई जाए, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। हनुमान गेट वाल्मीकि बस्ती मंदिर वाली गली। क्या परेशानी है? परेशानी ये है जी, हमारे सीवर भरे पड़े हैं सारे और हमें बाथरूम में या घर में, हमारे आंगन में, बाहर सारा पानी भरा पड़ा है। हम बाथरूम में भी नहीं जा सकते, सीवर भरे पड़े हैं, इस मारे हमारा पानी भी नहीं निकलता कहीं से। हमने दिक्कत होने लग रही है। हमने कार्रवाई कर ली, अभी आप उसमें पब्लिक हेल्थ में भी वो लोग वादी एप्लीकेशन, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। जेई से कई जगह जाकर हमने बात कर रही, लेकिन हमारी सुनाई कहीं पर नहीं हो रही। वो बार बार अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के जा रहा है, कंप्लेंट कर। पहले तो जेई ने कहा आप एमसी से लिखवा के लेकर आओ, एमसी से लिखवा के गया तो आज उसने ये बहाना बनाया कि पहले एसडीओ बोलेगा जब मैं खुलवाऊंगा, अदरवाइज ये सीवर तो खुलेगा ही नहीं। ठीक, कितने दिन से परेशानी है? परेशानी तो ये कभी खत्म ही नहीं हुई, परेशानी है और प्रॉपर तो 1.5 महीना हो गया प्रॉपर। और हमने जब 10-12 दिन हो गए हमने जेई को लिख के दिया था और एसडीओ सतीश धनखड़ के ब्रांच में हमने एप्लीकेशन दी हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी हमारे यहाँ से कि एप्लीकेशन और लिखवा के दे के आए, एमसी की साइन भी करवा के दे चुके हैं, फिर भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। कर्मचारी आते हैं और कहते हैं कि भाई आगे से पानी ओवरफ्लो हो चुका है, आपका कोई मोटर नहीं चल रही डाना रोड डिस्पोजल से, तो आपका पानी नहीं निकलेगा। हम जेई साहब से बोल के पानी निकलवा देंगे, मोटर चलवा देंगे। जेई आता है यहाँ पे राउंड लेने के लिए, पता नहीं कौन सी गलियों में देख के चले जाते हैं। हम उनको समस्या कई बार बता चुके हैं, लगभग अभी सुबह ही फ़ोन किया था और आज 2 दिन हो गए पानी की सप्लाई भी इस एरिया में नहीं है। हमारा एरिया हनुमान गेट, वाल्मीकि बस्ती, अम्बेडकर नगर, कोयला भट्टी, और यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो चुका है। अधिकारियों को लिखित में देने के बाद भी 15-15 दिनों के बाद भी कोई एक्शन नहीं लेते अधिकारी, कार्रवाई नहीं करते। सीवरेज की समस्या है या पानी की सप्लाई की समस्या है। काठमंडी भिवानी में सोमवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिलते ही सनसनी फैल गई। बहरहाल मृतक की पहचान तो नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने पहचान के लिए अपने प्रयास तेज करते हुए शव को 72 घंटे के लिए शवगृह में रखवा दिया है। तो 9 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि धर्मपाल का फोन आया, वहाँ काठमंडी में दुकान उसकी, उन्हें बताया कि पार्क के पास में एक डेड बॉडी पड़ी है। तो सूचना पा के मौके पर गए और लाश को उठाया और उस लाश के बारे में पूछताछ करी। आसपास के व्यक्ति ने बताया कि भैया यहाँ पे 10-20 रुपये मांग लेता, खाना खाता और यहीं पे सो जाता था रात को। जो आज वो उठा नहीं ना, तो हमने देखा, फिर हमको अपने को पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी, जो हम इसकी डेड बॉडी ले आए। वारिसों का पता नहीं चला, इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे और 72 घंटे के लिए यहाँ रखेंगे। जैसे ही वारिसों का पता चलेगा डेड बॉडी उनके हवाले कर देंगे। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। सोमवार को 3 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया। कोरोना वैक्सीन को अनुमति के बाद जिले में स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन देने को लेकर हुआ तैयार। 7 तारीख को दी जाएगी मॉक ड्रिल। ग्राम सचिव के पेपर के लिए चलाई जाएंगी एक्स्ट्रा बसेस। विद्यानगर के लोग परेशान हैं मंदिर के पुजारियों से। मंदिर का कुछ हिस्सा भी बताया अवैध। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा बनाए जा रहे हैं कार्ड।
सीवरेज की समस्या को लेकर कोयला भट्टी के क्षेत्रवासियों ने की नारेबाजी, ना रखे जीवन जीने को है मजबूर। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।